तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्विनवाद के बारे में। ठीक है, इससे पहली वीडियो में हमने डार्विनवाद या प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर ली थी। इसका जो शेष भाग बचा हुआ है उसे हम इस वीडियो में कवर करें। ध्यान दें, एक बार फिर मैं डार्विन के बारे में दोहरा दूं। डार्विन का जन्म 1809 में, क्लियर है। पूरा नाम चार्ल्स डार्विन। ठीक है, जब ये 28 वर्ष के थे तो इन्होंने एक ब्रिटिश लड़ाकू जहाज पर बैठकर संसार की यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, 1837 में। क्या करते हैं, जैसे जैसे ये विभिन्न देशों में टापुओं पर जाते हैं वहां पर जो भी उन्हें जीव दिखाई देते हैं उन्हें एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, एकत्रित करने के बाद उनका जब ये अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो अध्ययन करने पर इन्होंने देखा कि कुछ जीवों में, इन सभी जीवों में कुछ समानताएं हैं और कुछ विभिन्नताएं हैं। ठीक है, ये विभिन्नताएं जब उनकी संतानों में चली जाती हैं तो इसी से एक नई जाति का निर्माण या विकास हो जाता है। क्लियर है। फिर 1859 में इन्होंने एक बुक दी, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जाति का विकास। ठीक है, इस किताब के अंदर, इस बुक के अंदर इन्होंने ये सभी, ठीक है, किस प्रकार से नई जाति का विकास होता है इन तथ्यों को लिखा। ठीक है, क्लियर है। इन्होंने अपने इस तथ्य को समझाने के लिए या अपने इस वाद को समझाने के लिए 6 तथ्य प्रस्तुत किए। ठीक है, जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता, जीवन संघर्ष, समर्थता, जीवत्व, विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता और वातावरण के प्रति अनुकूलन और जाति की नई जाति की उत्पत्ति। तो पहला तथ्य क्या कहता है कि सभी जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होती है, लेकिन आवास और भोजन निश्चित है। ठीक है, दूसरा तथ्य ये बताते हैं संख्या तो बहुत ज्यादा है, उत्पन्न तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी संख्या निश्चित या स्थिर ही बनी रहती है। ठीक है, कैसे बनी रहती है? क्योंकि ये भोजन और आवास के लिए आपस में एक स्पर्धा रखते हैं, एक प्रतियोगिता रखते हैं। ठीक है, इस प्रतियोगिता, इस स्पर्धा को ही जो भोजन और आवास के लिए हो रही है उसे ही हम बोलते हैं जीवन संघर्ष। समर्थता जीवत्व क्या कहता है कि जीवन संघर्ष में जब दो जीवों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है भोजन और आवास के लिए, उसमें केवल वही जीव जीतता है जिसकी रचना उस वातावरण के लिए सबसे उपयुक्त है। वो जीत जाएगा जिसकी संरचना या जो वातावरण के लिए उपयुक्त नहीं है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्थात प्रकृति ने इन दो जीवों में से एक को चुना है। कौन चुना गया है? जो उसके रहने या उसमें रहने योग्य था या जिसकी बनावट उस वातावरण के अनुसार है। ठीक है, इसी कारण इसे हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वर्ण बोलते हैं। अब हमारा फोर्थ है विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता। देखो सभी जीवों में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य ही होते हैं। हम जानते हैं एक माता पिता की अगर हम 2 संतानों की बात भी करें तो वो संतानें भी पूर्णतः एक जैसी नहीं होंगी। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य ही देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं विभिन्नता या विविधता। यहां तक कि एक माता पिता की संतानें भी एक सी नहीं होती। इसी प्रकार प्रकृति में भी अन्य जातियों के जीवों में भी विभिन्नताएं मिलती हैं। अर्थात पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं वो सभी एक ही प्रकार के नहीं हैं, सब भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ भी हमें वेरिएशन या विविधता देखने के लिए मिल रही है। ऐसे जीव जिनमें ये विभिन्नताएं वातावरण के अनुकूल हों, अर्थात ये विभिन्नताएं उस जीव को वातावरण में रहने के योग्य बनाएं। ठीक है, तो वो जीव तो जीवित रहते हैं तथा शेष नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी विभिन्नताएं संतानों में वंशागत हो जाती हैं ताकि वे भी उस वातावरण में रहने के लिए उतने ही उपयुक्त हो सके। तो विभिन्नताएं और आनुवंशिकता के बारे में क्या बताया है कि इस पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सब क्या है? वो सेम नहीं है, समान नहीं है, उनमें कुछ विभिन्नताएं हैं, अलग है। ठीक है, जो विभिन्नताएं वातावरण में रहने योग्य बना रही हैं जीवों को, समझ पा रहे हैं? मेरे अंदर कुछ लक्षण ऐसे हैं जो इस वातावरण में मुझे रहने के योग्य बनाते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब वो विभिन्नताएं कैसी हैं? अनुकूली विभिन्नताएं, जिन लक्षणों के, जिन विभिन्नताओं के कारण मैं इस वातावरण में रह पा रहा हूं। शेष जीव ऐसे हैं उनमें वो विभिन्नताएं नहीं हैं, अर्थात विभिन्नताएं तो हैं लेकिन वे विभिन्नताएं उन्हें वातावरण में रहने के योग्य नहीं बना रही, तो वो क्या हो जाएंगे? जीव नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो जीव वातावरण में रहा है वही विभिन्नताएं उसकी संतानों में वंशागत हो जाती हैं। ठीक है, ये बताया है विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता। फिर तो देखते हैं वातावरण के प्रति अनुकूलन। किसी भी स्थान का वातावरण सदैव बदलता रहता है। हम जानते हैं वातावरण तो स्थिर होता ही नहीं है। ठीक है, सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, ये बदलता रहता है। उस वातावरण में रहने के लिए जीवों को, ठीक है, भौतिक वातावरण जैसे नमी, सूखा, भूकंप, तूफान, ठीक है, शीत, बिजली आदि से भी जूझना पड़ता है। ऐसे वातावरण में केवल वही जीव जीवित रह सकते हैं जिनमें अपने आप को वातावरण के अनुरूप बदलने की क्षमता होती है, जबकि अन्य सभी जीव नष्ट हो जाते हैं। क्लियर है? अब देखो, यहां से आनुवंशिकता आ गई थी, वो विभिन्नताएं संतान में आ गई थी, लेकिन वातावरण फिर बदल गया, वातावरण फिर बदल गया है, तो वातावरण के प्रति अनुकूलन है, अर्थात जीव ने भी अपने आप को बदल लिया है। जिसने बदल लिया है वो अब भी जीवित है। आगे देखते हैं नई जातियों की उत्पत्ति। डार्विन के अनुसार जीवों में जीवन संघर्ष के कारण अर्जित की गई विभिन्नताएं, समर्थ का जीवन या जीवन संघर्ष, इन दोनों पॉइंटों को देखो। यहां जीता कौन जीता? कौन सा जीव जीतता था उस लड़ाई में? जो वातावरण के प्रति अनुकूल होते थे, अर्थात उनमें कुछ विभिन्नताएं होती थी। वे विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी उस जीवों के, ठीक है, संतानों में जाती रहती हैं। और एक समय ऐसा आता है कि ये विभिन्नताएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं और एक जब नए बने जीव अपने पूर्वजों से, जो नया जीव बना है वो अपने पूर्वजों से पूरी तरह से क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है, तो उनको नई जाति का स्थान दिया जाता है। इसी के आधार पर डार्विन ने जाति के उद्भव का सिद्धांत प्रतिपादित किया। क्या बताया है उसने? नई जाति की उत्पत्ति कैसे बताई है कि यहाँ से जो विभिन्नताएं आई थी वो धीरे धीरे इकट्ठी होती चली जा रही हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि वो विभिन्नताएं इतनी ज्यादा हो जाएंगी किसी जीव के अंदर कि वो अपने पूर्वजों से बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, और उस जीव को एक नई जाति का दर्जा दे दिया जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए शेर, चीता, तेंदुआ, ये सभी स्वभाव, रचना में एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। ये सभी मांसाहारी हैं और उनकी उंगलियों पर नाखून होते हैं, अतः इनका विकास किसी एक ही प्रकार के पूर्वज से हुआ होगा। परंतु वातावरण का अधिक लाभ उठाने के लिए इनमें परिवर्तन आते गए और धीरे धीरे ये परिवर्तन इतने अधिक हो गए कि इन तीनों को अब हम अलग अलग जातियां के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक वर्ण के आधार पर नई जाति का बनना ही डार्विनवाद की मुख्य विशेषता थी। इसी कारण इसे हम डार्विनवाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या प्राकृतिक वर्णवाद या प्राकृतिक चयनवाद के नाम से जानते हैं। समझ में आया है ये पूरा? क्या बताया है? ठीक है, तथ्यों में क्लियर है यहां तक? आगे देखो, जो बात डार्विन बता रहे हैं, ठीक है, जो बात डार्विन बता रहे हैं, अब एक दूसरा वैज्ञानिक और है, देखते हैं भाई। एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है वेलिस। ठीक है, क्या नाम है? वेलिस।
भाई बैलेस ने भी जैसे नई जातियों की उत्पत्ति, ठीक है, या जैव विकास के बारे में डार्विन ने बताया है, ठीक उसी प्रकार से एक दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बैलेस, उन्होंने भी ठीक उसी प्रकार से, ठीक है, नई जातियों की उत्पत्ति को समझाया है। ठीक है, क्लियर है। उन्होंने केवल एक चार्ट के रूप में इस पूरी बात को समझाया। तो देखो जो लिखा है, प्राकृतिक वर्ण की डार्विन तथा बैलेस ने साथ साथ व्याख्या की तथा बैलेस ने मूलभूत विशेषताओं को उपयुक्त चार्ट के रूप में प्रदर्शित किया। कुछ नहीं है, बस ध्यान ये रखेंगे जो बात डार्विन ने समझाई है पॉइंटों के द्वारा, ठीक है, बैलेस उन्हीं पॉइंट्स को एक चार्ट के रूप में समझाएंगे। क्लियर है। तो देखते हैं, उस चार्ट को ही देखते हैं हम। इसे हम बोलते हैं बैलेस चार्ट। ठीक है, बैलेस चार्ट देखते हैं हम, क्या है बैलेस चार्ट। एक तरफ हम लिख रहे हैं क्रम संख्या, एक तरफ हम लिख रहे हैं तथ्य, और एक तरफ हम लिख रहे हैं परिणाम। ठीक है, रिजल्ट। ठीक है, सीरियल नंबर, कॉन्सेप्ट और रिजल्ट। तो सबसे पहला जो सीरियल नंबर है वो तथ्य है प्रत्येक जीव में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। क्लियर है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष, इन दोनों का ही परिणाम होता है, इन दोनों का ही परिणाम होता है जीवन संघर्ष। सॉरी, मैंने यहां अभी एक सेकेंड, जीवन संघर्ष मैंने इसे यहां गलत लिख दिया है। जीवों की संख्या में स्थिरता। जीवों की संख्या में स्थिरता। देखो, अब मैं यहीं से समझाता चलूं। सबसे पहला क्रम संख्या, सबसे पहले नंबर को हम देख रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या है, तथ्य क्या आया है कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। डार्विन ने यही तो बात बताई थी, पहला तथ्य है कि जितने भी जीव हैं सभी बहुत ज्यादा संतान उत्पन्न कर लेते हैं। चलो, संतान उत्पन्न हो चुकी हैं, बहुत जीव हो चुके हैं, परिणाम क्या निकलेगा, परिणाम निकलेगा जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष का मतलब उन सब में आवास और भोजन की पूर्ति के लिए आपस में क्या होने लगेंगी, लड़ाइयां होने लगेंगी, और उस लड़ाई के फलस्वरूप क्या हो जाएगी, फिर तथ्य क्या बन जाएगा, जीवों की संख्या में स्थिरता रह जाएगी। कुछ मर जाएंगे, कुछ जीवित रहेंगे, अर्थात जीवों की संख्या स्थिर बनी रहेगी। क्लियर है। अब तीसरा देख लेंगे। तीसरा है जीवन संघर्ष। क्लियर है। अर्थात पहला पॉइंट समझ में आया कि प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता होगी, बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगी। संख्या होने के कारण क्या होगा, उनमें लड़ाई होने लगेगी, जीवन संघर्ष होने लगेगा। जीवन संघर्ष के कारण जीवों की संख्या में स्थिरता बनी रहेगी, अर्थात कुछ जीव मर जाएंगे, कुछ जीव जीवित रह जाएंगे।
फिर तीसरा तथ्य बनता है जीवन संघर्ष। जीवन संघर्ष में, ठीक है, परिणाम निकलता है समर्थ का जीवत्व, या अभी मैं दूसरा और लिख लूं यहीं पर, विभिन्नताएं तथा आनुवांशिकता। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हो जाएगा विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकता, इन दोनों का परिणाम निकलता है, ठीक है, समर्थ का जीवत्व। अब एक बात बताओ, जीवन संघर्ष में कौन जीव जीतता है? जो जीने के योग्य होता है, अर्थात जो अपने आप को वातावरण के अनुरूप बदल लेता है, या जिसमें ऐसी विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो उसे वातावरण में रहने के योग्य बनाती हैं। ठीक है, अर्थात क्या निकल कर आता है फिर तथ्य कि जीता कौन? जिसमें विभिन्नताएं थी, और वही विभिन्नताएं क्या हो जाती हैं? उसकी संतान में चली जाती हैं। क्लियर है बात? ठीक है, वही विभिन्नताएं क्या चली जाती हैं? आनुवांशिक हो जाती हैं। क्लियर है? पांचवा तथ्य हो जाता है समर्थ का जीवत्व। समर्थ का जीवत्व। और छठा चरण हो जाता है, छठा स्टेप हो जाता है वातावरण में परिवर्तन। वातावरण में परिवर्तन, और इसका रिजल्ट निकल कर आता है नई जातियों की उत्पत्ति। नई जातियों की उत्पत्ति। देखो, समर्थ का जीवत्व था, अर्थात जो जीव रहने योग्य था वही जीव जीता है, जो रहने योग्य नहीं होता वो मर जाता है, अर्थात उसमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं, वे विभिन्नताएं आनुवांशिक बन जाती हैं। अब क्या तथ्य निकलता है? समर्थ का जीवत्व। ठीक है, समर्थ का जीवत्व का मतलब क्या होता है कि जो जीता था, जो प्रकृति ने चुना था, जब वही प्रकृति में रह जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? हमें ऐसा लगने लगता है जैसे नई जातियों की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, और भैया जब नई जातियों की उत्पत्ति हो गई है तो हमें क्या लगने लगता है? पूरी तरीके से वातावरण भी चेंज हो जाता है, तो भी नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। एक बार इसे शुरू से देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्रम संख्या है ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहला तथ्य है प्रत्येक जीव में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता। क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा लड़ाई, जीवन संघर्ष, प्रतियोगिता। फिर उससे क्या तथ्य बन जाएगा? जीवन संघर्ष हो जाएगा तो जीवों की संख्या में स्थिरता बन जाएगी। जब लड़ाई होगी दो जीवों में तो एक मर जाएगा, एक जीवित रहेगा, अर्थात जीवों की संख्या स्थिर बनी रहेगी। क्लियर है? फिर क्या होगा? फिर जीवन संघर्ष होने लगेगा। फिर हम इसे यहाँ उठा कर लाए, जीवन संघर्ष में कौन जीतता है? जब वो लड़ाई चली उसमें जीता कौन? जिसके अंदर कुछ विभिन्नताएं थी, जो विभिन्नताएं उसे वातावरण में रहने के योग्य बना रही थी। क्लियर है? तो हमने क्या लिखा है? विभिन्नताएं